क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही। लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी माँ भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई। लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी बेटा, बोल क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ। क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी माँ के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो तो बस अपनी माँ को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ही ये करूंगी। नहीं रागिनी, देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है,
लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शैली की, तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई। देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई दी। तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे
कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे। आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। राजेश अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। आते ही वो सोफे पर बैठ जाता है। यार, आज तो बहुत सरदर्द हो रहा है। देखा सुनीता, आज तुम घर पर नहीं हो तो मेरी क्या हालत हो गई है। अब पता चला तुम मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों हो। राजेश किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर हॉल में आया। टीवी ऑन करके वो कॉफी पीते पीते न्यूज देखने लगा। तभी राजेश के मोबाइल पर कॉल आता है। कमला चाची का कॉल। लगता है सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई है। नमस्कार चाची जी, कैसी हैं आप? सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई ना? बेटा, सुनीता तो आ गई है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनीता कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अजीब मतलब? क्या हुआ है सुनीता को? चाची जी ने कॉल पर राजेश को सारी बात बताई। राजेश सारी बात सुनकर दंग रह गया। उसने अगली सुबह गांव की बस पकड़ी और गांव के लिए निकल पड़ा। राजेश और सुनीता पति पत्नी थे। राजेश जिस ऑफिस में काम करता था, सुनीता भी वहीं काम करती थी। काम के बहाने उन दोनों में पहचान बढ़ी और दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बिना वक्त गंवाए राजेश ने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज किया और सुनीता ने भी हाँ कर दी। सुनीता एक अनाथ लड़की थी। सुनीता जब 2 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से सुनीता को उसकी चाची ने संभाला था। बड़ी होने के बाद सुनीता ने जॉब करने की सोची, इसलिए वो मुंबई आ गई थी। कमला चाची ही सुनीता की सब कुछ थी। राजेश, बहुत दिन हो गए मैं चाची से नहीं मिली। सोच रही हूँ कुछ दिन गांव जाकर आऊं। मुझे भी अच्छा लगेगा और चाची को भी। या फिर हम दोनों चलते हैं? मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगली बार हम दोनों साथ में जरूर आएंगे। अभी तुम चाची से मिलकर आ जाओ। राजेश ने शाम की बस में सुनीता को बिठा दिया। बस अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी से उतरे और गाड़ी के पहिए को बदलने की कोशिश करने लगे। खिड़की के पास बैठी सुनीता रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनू को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे
कोई हलचल हो रही हो। सुनीता गाड़ी से उतरी और उन झाड़ियों के पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद सुनीता वापस बस की ओर लौटी, लेकिन उसका हुलिया और बर्ताव बदल चुका था। उसकी साड़ी बिखरी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे, शरीर पर कुछ जगह घाव भी थे। ऐसी हालत में वो बस में बैठी। बहन जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो आप ठीक ठाक थी। सुनीता ने कंडक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और शांत रही। कुछ देर के बाद सुनीता का गांव आ गया। वो गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। घर पर कमला चाची सुनीता की राह देख रही थी। अरे, आ गई तुम सुनीता। कैसी हो? बड़े दिनों के बाद चाची की याद आई। और ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। सुनीता के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकला। सुनीता की ऐसी हालत देखकर कमला चाची भी चौंक गई। सुनीता बिना कुछ कहे घर के अंदर गई और अपने कमरे में चली गई। कमला चाची को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सफर में थक गई होगी, इसीलिए शायद वो बात नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद कमला चाची सुनीता के लिए जब खाने की थाली लेकर उसके कमरे में गईं। सुनीता बेटा, दरवाजा खोलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अंदर से सुनीता मर्दानी और डरावनी आवाज में, मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सुनीता की आवाज सुनकर कमला चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। वो जल्दी से नीचे चली गई और राजेश को कॉल किया। अगले दिन शाम को राजेश भी गांव पहुंच गया था। वो चाची के साथ सुनीता के कमरे के पास गया और सुनीता को आवाज देने लगा। सुनीता, सुनीता, दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दरवाजा टूट गया। अंदर का भयानक नजारा देखकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। उसके बदन पर साड़ी भी नहीं थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। शरीर सूख सा गया था और उसकी आवाज भी मर्दानी हो गई थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। जाओ। ये क्या हो गया है सुनीता तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुनीता ने राजेश और कमला चाची की ओर गुस्से से देखा और राजेश को हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। कमला चाची दौड़ती हुई राजेश के पास आई। तभी सुनीता के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ चाची, लेकिन सुनीता को हुआ क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो जब सुनीता घर आई थी तभी शक हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। राजेश बेटा, मुझे लगता है सुनीता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? राजेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं चाची जी? कमला चाची ने राजेश को एक सुझाव दिया। कमला चाची ने कहा कि गांव की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। अगर वो उस तांत्रिक से मदद मांगे तो शायद तांत्रिक उसकी कोई मदद कर पाए। राजेश बिना वक्त गंवाए पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसे वो तांत्रिक मिल गया। राजेश तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। बाबा, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ लड़के, क्या समस्या है? राजेश ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा उसके साथ चाची के घर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से पानी हाथ में लिया और दरवाजे पर फेंका। दरवाजा अपने आप खुल गया। साथ ही अंदर से सुनीता की जोर से चीखने की आवाज भी आई। तांत्रिक बाबा, चाची और राजेश अंदर गए। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी सुनीता को। तुम्हारी नहीं, अब ये मेरी सुनीता है। सुनीता ने अपनी शक्ति से राजेश को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। वो जैसे ही तांत्रिक बाबा की तरफ मुड़ी, तांत्रिक बाबा ने
अपने कमंडल का पानी सुनीता के ऊपर फेंका, जिससे सुनीता की शक्तियां कम होने लगी और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्हें अतीत में घटी सारी घटनाएं दिखने लगी और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। राजेश, सुनीता जब गांव आ रही थी तो बीच में गाड़ी खराब हो गई थी। सुनीता गाड़ी से उतरी और जंगल की ओर गई। उसी समय उसे खबिस ने अपने वश में कर लिया था। खबिस? ये खबिस क्या होता है? तांत्रिक बाबा ने बताया कि खबिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खबिस लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और उसके बदले में वो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है, और कुछ खबिस अपनी इच्छा से अपना शिकार ढूंढते हैं और उनके वक्त और जगह पर अगर कोई उन्हें मिल जाए तो वो उसे पकड़कर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और ऐसे खबिस को कोई काबू नहीं कर सकता या उन्हें मार नहीं सकता। उन्हें केवल मुक्त किया जा सकता है। तो इस खबिस को मुक्त कर दीजिए ना बाबा, और मेरी सुनीता को बचा लीजिए। अब यह संभव नहीं है राजेश। लेकिन क्यों? ये खबिस सुनीता के साथ पहले ही संबंध बना चुका है और सुनीता का शरीर पूरी तरह से उसके कब्जे में है। अगर मैंने खबिस को मारने की कोशिश की तो सुनीता भी मर जाएगी। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैं अपनी सुनीता को खोना नहीं चाहता। देखो राजेश, इस खबिस को मारने का यही एक तरीका है। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो आज नहीं तो कल इस खबिस का सुनीता से मन भर जाएगा और तब ये इसे मार डालेगा और अपना नया शिकार ढूंढेगा। सुनीता ऐसे तड़प तड़प कर मरे, इससे तो अच्छा ये है कि उसे अभी खबिस के साथ मार दिया जाए। कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी राजेश को अपने दिल पर पत्थर रखकर तांत्रिक बाबा की बात माननी पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा के मंत्र की शक्तियां कम होने लगी। खबिस ने सुनीता के शरीर को हवा में उठाया और तांत्रिक बाबा पर हमला किया। तांत्रिक बाबा ने उसे फिर से अपने मंत्र जाल में पकड़ा और एक राख के घेरे में बांध दिया और उसके चारों ओर पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ ही पल में सुनीता के चारों ओर आग लग गई और उस आग में खबिस के साथ साथ सुनीता भी जलने लगी। राजेश जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। खबिस को भले ही उसकी इच्छा के विरुद्ध मुक्त किया गया हो, लेकिन वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता।